सऊदी अरब के कानून के बारे में शायद हर किसी को ये पता होगा कि वहाँ का सख्त कानून किसी के लिए भी कोई रहमत या कोई मदद नहीं बख्शता है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो भारत का रहने वाला वहाँ जाता है और उसने वहाँ बहुत सारे अनलीगल काम किए जो वहाँ नहीं करने चाहिए। दरअसल जो गल्फ़ कंट्रीज हैं वहाँ के कानून कुछ इतने सख्त हैं कि वहाँ अगर किसी महिला के साथ और गैर मर्द का अगर कोई रिलेशन बन जाता है और वो किसी को पता चल जाता है तो फिर वहाँ मौत पक्की है। अगर किसी की किसी ने हत्या कर दी तो वहाँ फिर मौत पक्की है। और वहाँ ऐसी मौत नहीं कि कानून बनेगी, तारीख होगी और फिर कोर्ट होगा, जज होगा, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ सिर्फ सीधा सीधा कांड होता है, उसके ऊपर जो कानून बनती है, वहाँ की जो पीठाधीश होते हैं उस पर जो सज़ा सुनाई जाती है उसको सीधा पहुंचा दिया जाता है चौराहे पर, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन एक भारत का लड़का वहां जाकर ये सारे काम कर देता है, एक मौत की साजिश रचता है और फिर उस वहां पर रहता है जिसके यहाँ उस शेख की पत्नियों के साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाता है और फिर वहां से बड़े प्यार से और वह इज्जत विदाई लेकर और सम्मान के साथ अपने देश, अपने वतन लौट कर आता है। कौन है वो लड़का और कौन था वो शेख, क्या हुई कहानी, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोंडा, और गोंडा में एक साधारण सा परिवार, कुल मिलाकर मीडियम परिवार था। यहाँ पर एक दो भाई होते हैं और दो भाई में जो बड़ा भाई होता है वो गांव में रहकर अपनी खेती बाड़ी करता है और जो छोटा भाई होता है वो सऊदी अरब में रहता है। उसको लगभग 10 साल हो गए सऊदी अरब में रहते हुए। तभी बड़े भाई का एक बेटा होता है जिसका नाम गुलाम मोहम्मद होता है। अब ये अपने चाचा के साथ जाने की जिद करता है। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से अच्छे पैसे कमाऊंगा, इसलिए उसने भी अपने यहाँ अप्लाइड किया वीज़ा और पासपोर्ट। वो सब हो जाने के बाद वो सऊदी अरब पहुँच जाता है। जब सऊदी अरब जाता है तो वहाँ उनके चाचा से, जब अपने चाचा से मिलने के बाद, तो वहाँ एक शेख होते हैं सुलेमान, उनके यहाँ जाने के लिए, वहाँ घर का काम करने के लिए इसको चयनित किया गया था। 2011 की ये बात है जब गुलाम मोहम्मद जब वहाँ पहुँचता है सऊदी अरब, तो अपने चाचा से मिलने के बाद जब वो सुलेमान के यहाँ, शेख सुलेमान के यहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो शेख सुलेमान होता है वो ये सऊदी अरब का अल-उला शहर होता है एक, वहाँ पर उनकी जो सुलेमान होते हैं उनकी 4 पत्नियाँ होती हैं। चारों पत्नियों में बड़ी पत्नी जो होती है उसके 3 बच्चे होते हैं, जबकि छोटी पत्नी होती है उसके 2 बच्चे होते हैं और फिर तीसरे नंबर की जो पत्नी होती है उसके भी 2 बच्चे होते हैं। और जो सबसे छोटी पत्नी होती है जिसका नाम जन्नत था, वो भी अभी 1 बच्चे की माँ बन पाई थी। दरअसल ये जो सुलेमान शेख होते हैं, इनका पुश्तैनी बिजनेस ये था कि ये बंदरगाह पर इनके 4 शिप थे और 4 शिप में इनको मोटा पैसा मिलता था। इनके जब पूर्वज, इनके जो पुरखा, इनके दादा और जो पिता थे, वो जब गुजर गए उसके बाद ये अय्याशी के चक्कर में पड़ जाता है। इसको आए दिन कोई ना कोई नई लड़की या नई महिला चाहिए होती थी। और वहाँ एक कानून ये है कि किसी महिला के साथ कोई जातीय नहीं कर सकता है। दूसरी शादी तो कर सकता है, लेकिन दोनों पत्नियों के बीच एक समान व्यवहार होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। दोनों एक साथ जो चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो शेख को देनी चाहिए। कुल मिलाकर जो शौहर होता है वो 2 पत्नियां अगर रखता है, 3 रखता है, बल्कि 4 रखता है, जो भी रखता है, सबका व्यवहार समान होना चाहिए। सबकी ज़रूरतों को पूरा करना उसका दायित्व बनता है। वहाँ का ये कानून है। लेकिन
उसको कानून को सिर्फ वहाँ माना जाता है, लेकिन जिसकी 4 पत्नियाँ थीं वो फॉलो नहीं करता है। जो बड़ी पत्नी होती है उसकी उम्र लगभग 38 साल की होती है, और उससे के बाद छोटी होती है उसकी 25 साल, और फिर 22 साल, और फिर ये जो जन्नत होती है इसकी 21 साल। ऐसे करके चारों पत्नियां थीं। अब जो बड़ी पत्नी थी वो धीरे धीरे, जब उसका एक छोटा बेटा होता है तो उसके बाद लगभग 5 साल गुजर जाते हैं और सुलेमान उसके पास बिल्कुल नहीं जाते हैं। उसने अपने पति होने का धर्म बिल्कुल नहीं निभाया। अब वो तड़पती है, लेकिन कर भी क्या सकती है, वहाँ महिलाओं की कोई कानून नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकती थी। इधर जो ये गुलाम मोहम्मद जाता है, इसने वहाँ जाकर अपनी नौकरी शुरू कर दी। और ये जो था ये ड्राइवर भी था, ये इलेक्ट्रीशियन भी था, थोड़ा बहुत प्लम्बरी का भी काम कर लेता था। कुल मिलाकर घर का जो काम होता है वो सब थोड़ा मोड़ा कर लेता था, इसलिए उसको वहाँ चयनित किया गया था। और ये नौकरी करने गया था सिर्फ शेख की बड़ी पत्नी के पास। एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो बड़ी पत्नी थी वो किसी बात के पीछे अपने शेख से उसकी फ़ोन पर कुछ बात हो जाती है, और फिर वो रोने लगती है बैठकर। और जो ये गुलाम मोहम्मद होता है ये वहाँ पर देखता है उसको, तो ये परेशान हो जाता है। ये सोचने लगता है कि क्या बात है। इतनी ज़रूरत नहीं थी कि उससे पूछ सके, लेकिन फिर भी इसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और उसके पास जाकर पूछने लगता है कि बीबी जी क्या हो गया, क्या परेशानी है। तो उसने पलट कर एक जवाब दिया कि तुमको क्या इससे, तुमको क्या मतलब। अब वो शांत हो जाता है, डरा सा अपना वापिस हो जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई। अब वो वहाँ से वापस होने लगता है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है पीछे से और बोलती है कि तुम सुनोगे नहीं हमारी बात, हमने तुमसे गुस्से में कह दिया तो क्या हुआ। अब वहाँ खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद जो बीवी थी, वो जो शेख की पत्नी थी, वो उसको बोलती है कि मुझे आज 5 साल हो गए हैं और हमारे पति हमारे पास नहीं आए हैं। हमारी भी शारीरिक ज़रूरतें हैं कुछ, और मैं इसके लिए तड़पता ही हूँ, और मैं इस नरक से जूझ रही हूँ। अब हद से पार हो चुकी है बात। अब 2-4 दिन के बाद मैं इस दुनिया को छोड़ दूँगी। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जो ये गुलाम मोहम्मद होता है ये थोड़ा दया दिखाने लगता है। उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, हम आपके यहाँ नौकरी करने आए हैं, आप हमें बताओ। ये बात सुनकर जो वो पत्नी होती है जो शेख की, वो इसको लिपट जाती है। बस यहाँ इतनी शुरुआत होती है। उसके बाद उसने आज 5 साल की सारी हसरतों को पूरा किया और दोनों आज 2 जिस्म एक जान बन जाते हैं, और फिर सारी रात ये सब होता है। उसके बाद अगला दिन आता है, फिर जब होता है जब उनको मौका मिलता, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो भी थोड़े बड़े हो चुके थे, इसलिए जब मौका मिलता वो दोनों मिल लिया करते। अब आज से वो खुश रहने लगती है। ये सिलसिला चलने लगता है। लेकिन जो 3 पत्नियां और थीं वो भी इसको जब मर्जी होती बुलाती, जो काम बताते वो सब करते ही ये। उसके बाद क्योंकि ये गया था एक के लिए, लेकिन फुटबॉल की तरह जब ये शेख की पत्नी बुलाती उसके पास जाता, वो बुलाती उसके पास जाता। कुल मिलाकर चारों पत्नियों का वो काम करता। अब एक दिन ऐसा हो जाता है कि छोटी पत्नी होती है, छोटी, वो बुलाती है उसको, और बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो शेख था सुलेमान, वो इंडिया आया हुआ था, क्योंकि उसने वहाँ पर सबको बता रखा था कि मैं बिजनेस के सिलसिले में इंडिया जा रहा हूँ, भारत जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग तो कोई बात नहीं थी। यही उसने जो गुलाम मोहम्मद था उसको भी बताया था कि तुम घर का ध्यान रखना, कोई भी बीवी अगर तुमको बोले तो बीवी जी का सामान लाना और जो ज़रूरत हो उनको पूरी करना। उसने कहा कोई बात नहीं, और ऐसा ही हुआ। जब वो अपने इंडिया चला आता है उसके बाद शाम को छोटी जो बीवी होती उसका, जिसका नाम जन्नत था, उसका नाम जन्नत था, तो देखने में भी वो हूर की परी लगती थी, किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लगती थी, देखने में इतनी वो सुंदर थी। उसके पास जाता है, गेट के बाहर खड़ा था, उसने डोरबेल बजाई। उसके बाद वो अंदर से आवाज़ लगाती है कि अंदर आ जाओ। तो ये बाहर से आवाज़ लगाता है गुलाम कि मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरी परमिशन नहीं है, मुझे शेख साहब ने मना किया हुआ अंदर जाने के लिए। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी शेख नहीं है और मैं तुमको बुला रही हूँ, शेख ने तुमको भेजा है, तुम अंदर आ जाओ, मेरा काम है उसको करो। अब वो चला तो जाता है, लेकिन डरता हुआ अंदर जाने के बाद उससे बोलती है कि सोफे पर बैठ जाओ। अब वो बड़ी अपने आप में ये सोचने लगता है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। डरा सहमा सा सोफे पर बैठ जाता है।
तभी जो जन्नत होती है वो अपना बुर्का अपने शरीर से हटाती है, अपने नकाब जब चेहरे से हटाती है, उसके बाद वहाँ पर वो अपने शरीर से जब बुर्के को हटा देती है, वहाँ का ये कानून है कि किसी गैर मर्द के साथ कोई महिला अपना नकाब नहीं हटा सकती। ये बहुत रेयर बात है। इसलिए आज जो गुलाम मोहम्मद था वो डर रहा था, लेकिन उसने अपने शरीर से जब कपड़े हटाए तो कहीं ना कहीं गुलाम मोहम्मद जो था वो डर जाता है। उसके बाद वो उसको एक फ़ोन निकालती है और फ़ोन में कुछ उंगलियां चलाने लगती है और चलाते चलाते वो पूछती है कि तुम्हारा बड़ी बीबी जी के साथ क्या प्रोग्राम है, क्या सिस्टम है। तो गुलाम मोहम्मद बोलता है कुछ नहीं, जैसे आप हैं वैसे वो हैं, और मुझे जो काम बताया जाता है वो काम करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी नौकरी करता हूँ, उसकी हमें तनख्वाह मिलती है। उसने कहा इसके अलावा क्या है? तो वो बोलता है कि इसके अलावा कुछ नहीं, कि और 3 बीवियां हैं, जो दो दो बीच की जो पत्नियां उनकी जो बीवियां हैं, बीवी जी बोलते थे वो सब, उनके साथ क्या प्रोग्राम है? तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा जो काम बताते हैं वो सब करता हूँ। लेकिन तभी वो फ़ोन को खोल कर और उसने एक वीडियो निकाली, और वीडियो निकाल कर जब वो उसको दिखाती है कि ये सब क्या है, एक फ़ोन में एक व्हाट्सएप चैट होती है उसको दिखाती है कि ये सब क्या है, तो कहीं ना कहीं आज गुलाम मोहम्मद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। काटो तो खून नहीं उसके शरीर में। उसने सोचा कि अब सऊदी अरब से बचकर भारत जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अब वो सोचने लगता है, लेकिन वो कहता है कि बीबी जी मैं क्या बताऊं, ये हमारी गलती नहीं है, ये बीबी जी की मर्जी से हुआ, जो वो चाहती हैं उनकी भी एक मजबूरी है। उसने सारी दास्तां उस छोटी बीबी जन्नत को सब जब बताई कि आज 5 साल से तुम्हारे पति जो शेख हैं वो उनके पास नहीं जाते हैं, और वो रो रही हैं, वो तड़प रही हैं इस नरक में। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम डरो मत, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनो, और उसके बाद तुमको कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि मैडम ऐसा कुछ मत बताओ जो कि मेरे साथ कुछ हो जाए, और हमारे माँ बाप और हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उसके बाद में उनकी क्या ज़िंदगी होगी, मेरा घर तबाह हो जाएगा। उसने बड़ी दया और विनती के साथ जन्नत से जब बात की तो उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुमको एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा कि बताओ क्या काम कर सकते हैं हम आपका। उसने कहा कि देखो, पहले तो जो तुमने बड़ी बीबी के साथ किया वो अब मेरे साथ करो। अब वो डर जाता है, लेकिन वो करने लगता है। जो जन्नत होती है उसके साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात बनते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि अब देखो, जो तीनों बीवियां हैं हमसे बड़ी, वो भी परेशान हैं, उनके साथ भी यही हालत है, उनकी भी, उनके दिल की दास्तां यही है सबकी। अब तुम ऐसा करो कि कैसे भी करके अपने शेख को इस दुनिया से हटाओ, क्योंकि ये दुनिया पर और हमारे घर में एक बोझ है, क्योंकि इससे हम चारों लोग परेशान हैं, चारों लोग हम दुखी हैं इससे। उसने कहा कि ये मत करवाओ हमसे, क्योंकि आप जानती हो अगर ऐसा हो गया, अगर आपने बता दिया या किसी से कैसे भी करके पता चल गया तो मैं बच नहीं सकता, मुझे यहाँ फांसी हो जाएगी और मेरी मौत हो जाएगी। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर पकड़े भी जाते हो तो मैं तुमको बचाऊंगी, अगर मैं तुमको माफ़ कर दूंगी तो कानून भी यहाँ का तुम्हें माफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। उसने कहा फिर वो 2 बीवियाँ हैं बीच की, वो क्या कहेंगी? उसने कहा कि उनकी भी ये इच्छा है, इसलिए तुम प्लान बनाओ और बताओ मुझे। तो गुलाम मोहम्मद बोलने लगता है कि बीवी जी मुझसे ये क्यों करवा रही हो, आपके घर में 4 घर हैं, 4 बीवियाँ हैं, और बड़े बड़े ऊंचे घर हैं, हाई प्रोफाइल कोठी हैं, इनमें से किसी भी कोठी पर आप ले जाओ और वहाँ से लंबे जीने हैं, सीढ़ी जिसको सीढ़ी बोलते हैं, वहाँ से अगर धक्का मार दो तो अब 50 साल की उम्र है, नीचे तक आएगा तब तक तो उसकी जान निकल जाएगी। बस ये प्लान बताना ही था उसको। तभी पता चलता है कि उधर से खबर आती है कि जो ये सुलेमान शेख था, ये भारत से ये मलेशिया चला जाता है अय्याशी ही करने, और मलेशिया में जिस होटल में ये रुका था वहाँ पर 2 लड़कियाँ थीं, उनके साथ ये रंगरलियाँ मना रहा था। उस तभी इसने शक्तिवर्धक कुछ जो मेडिसिन होती है उसको ज़्यादा ओवरडोज लेने की वजह से इसको हार्ट अटैक आ जाता है। शायद कुदरत को भी ये पसंद रही होगी, कुदरत ने भी ये सोचा होगा कि इसको अब दुनिया में नहीं रखना है, इसको हटाना है। उसका अत्याचार और उसकी जो क्रूरता थी, उसके जो गलत रवैया थे वो इतने बढ़ चुके थे
कि शायद कुदरत ने भी उसे मंजूर कर लिया। उन चारों पत्नियों की जो बात थी, रिक्वेस्ट थी, विनती थी, वो सब स्वीकार की। इधर इसने प्लान बनाया और उधर से ये खबर आती है कि शेख सुलेमान मलेशिया में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये वहाँ की जो रिपोर्ट निकलती है, पीएम रिपोर्ट, उसमें ये बात पता चली थी। उसके बाद उसका जो क्रियाक्रम होता है वो सब हो जाता है। लगभग 1 महीने तक ये वहाँ रहता है। इसने 2.5 साल वहाँ गुजारे सऊदी अरब में रहकर, अलुला शहर में। और उसके बाद जब ये वहाँ से आने का प्लान बनाता है तो इसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। उस बीच लगभग 1 महीने के जो बीच में जब सुलेमान शेख इस दुनिया से गया, उसके बाद इसने चारों बीवियों को वहाँ पर शेख की जगह रखा और फिर उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी बने और जमकर वहाँ इसने मस्ती भी की। उसके बाद जब ये आने के लिए इसने प्लान बनाया तो इसने जो जन्नत होती है, क्योंकि जो सुलेमान शेख था वो जन्नत के मकान में ही रहता था, जन्नत के ही पास रहता था, जबकि वो 3 बीवियाँ पहले की थीं, उनके पास ये सालों साल झकने भी नहीं जाता था। ये सब चल रहा था। उसके बाद इसने अपने प्लान के मुताबिक जन्नत को बताया कि मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है, उनको अक्समात तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे घर जाना है, कैसे भी करके मुझे घर भेजो। तो जन्नत ने कहा कोई बात नहीं। जन्नत ने जो उसकी तनख्वाह बनी थी वो सारी पेमेंट की और उसके बाद जो चारों पत्नियां थीं, चारों बीवियां थीं, उन चारों ने उसको मोटा पैसा दिया, जो कि विदाई में उसने बड़ा खुश थी वो चारों पत्नियां, क्योंकि जो उसने सुख दिया वो सालों के बाद उसको सुख मिला था उन बीवियों को। इसलिए उसको पैसा दिया जाता है और पैसा देने के बाद बाइज्जत जन्नत उसको एयरपोर्ट तक ले जाती है और फिर उसको इंडिया, भारत के लिए वापस भेज दिया जाता है। लेकिन घर आने के बाद जो गुलाम मोहम्मद था वो इतना पागल नहीं था, इतना बेवकूफ़ नहीं था, उसने दोबारा कभी सऊदी अरब जाने की ज़रूरत नहीं की, कभी सोचा भी नहीं। यहाँ रहने लगता है आराम से, वो अपनी एक अच्छी शॉप खोलता है, मकान बनवाता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वो अपने भारत में रहकर गोंडा में अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से चला रहा है। दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।